Hello everyone, welcome back to Sahitya Net Classes. My name is Dilbag Verma. I have qualified 5-time UGC Net exam in English literature. And as per my knowledge, as per my students reviews, आज हम बात करेंगे ये जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश लिटरेचर का, दोनों शिफ्ट में से कौन सा एग्जाम जो है वो ज्यादा मुश्किल था, तो कैसे इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक चीज और सबसे ज्यादा अभी जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनाई जा रही है टीचर्स के द्वारा कि पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो उन सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एटलीस्ट आप लोग तो ऐसा मत करिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एकदम से थंबनेल देखने हैं कि पेपर लीक हो गया, वो फटाफट से जा रहे हैं, वो ज्यादा व्यूज के चक्कर में अब क्या हो जाएगा, 5-10 हजार व्यूज फालतू आ भी जाएंगे तो ठीक है। लेकिन ऐसे शौक मत कीजिए आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपका काम पढ़ाने का है, आप पढ़ाइए, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं, जहां पे पेपर कैंसिल हुआ है ये सिर्फ वाराणसी में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है, और कहीं भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, ना ही किसी तरह का पेपर जो है वो लीक हुआ है कहीं भी, ठीक है। तो ये चीज आप अभी से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर लीक हुआ है, कहीं भी लीक नहीं हुआ, ठीक है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वहां पे जो कंप्यूटर्स हैं वो बंद हो गए थे, कुछ टाइम चले, उसके बाद बंद हो गए, फिर दोबारा चले, फिर बंद हो गए, जिसकी वजह से इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां एग्जाम जो है वो कैंसिल करना पड़ा। बाकी कहीं नहीं है, सब कुछ सही है, आपके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम दोनों शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो शिफ्ट 1 है यानी कि मॉर्निंग जो शिफ्ट है इंग्लिश लिटरेचर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में डीआई के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, लेकिन सोल्व हो गए थे। बच्चों ने ऐसा बताया है कि डीआई हमने अच्छे से कर ली थी, ठीक है। तो डीआई हो गई थी, पैराग्राफ भी अच्छे से हो गया था। ओवरऑल ये जो पेपर 1 है हम बोल सकते हैं कि मीडियम पेपर है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें हमारे पेपर सेकंड की, यानी कि जो इंग्लिश का एग्जाम है उसकी हम बात करें, इंग्लिश के एग्जाम में बहुत सारे अननोन राइटर्स आए थे, लेकिन जितने अननोन आए थे उतने ही इजी क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि शिफ्ट 1 में इतने इजी क्वेश्चंस भी आए थे। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के करते तो एक एक से, जैसे मैच मेकिंग में है, अगर एक मिल रहा है तो उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें, मॉर्निंग शिफ्ट जो है ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ये लेवल है हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में। अब हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। इवनिंग शिफ्ट में ये सेम चीजें वहां भी अप्लाई हुई है। अननोन ऑथर्स बहुत सारे पूछे गए हैं, मेजर राइटर हैं उनके बहुत सारे माइनर वर्क्स पूछे गए थे, और अननोन लिटरेरी टर्म्स भी पूछे गए थे। वैसे सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, जैसे मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो डाली हुई है, उसमें से अफ्रीकन से देखो क्वेश्चन आया हुआ है। अफ्रीकन से जो चिन्वा एचबी है उसकी क्रोनोलॉजी मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। और क्लासेस में भी मैंने बार बार ये स्पेशली बोला था कि चिन्वा एचबी हो गया, मार्गरेट एटवुड हो गई, इनकी आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है बहुत अच्छे से। और रिवीजन वाली वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि मार्गरेट एटवुड के वर्क्स आपको क्रोनोलॉजी में याद करने हैं। तो इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। साथ के साथ अफ्रीकन राइटर है, वो नोबेल प्राइज विनर है, उस पर भी क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने सारे आपको बता रखे थे, ठीक है। तो इसमें इवनिंग शिफ्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो चीजें हैं अननोन काफी ज्यादा देखने को मिली है। मेजर राइटर के माइनर वर्क्स बहुत ज्यादा थी, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी कुछ ज्यादा थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल कॉमन सेंस से सोल्व हो रहे थे। हाँ, दूसरी चीज इसमें इवनिंग शिफ्ट में रिसर्च का जो पोर्शन है वो इस बार ज्यादा डाला गया था, ठीक है। रिसर्च से 5-6 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। अपनी जो यूनिट लास्ट वाली यूनिट है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स, वहां से 5-6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो इवनिंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है वो बता रहे कि पेपर जो है उनको मुश्किल लगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था इवनिंग वाला, एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम। इवनिंग शिफ्ट एग्जाम वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो हो सकता है यहां पे 2 या 3 क्वेश्चंस
का फायदा मिले। अब फायदा तो क्या मिलेगा, मुश्किल है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो अब की बार जो मार्क्स नहीं आएंगे, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा, क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन ये होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो कैसे होगा। मान लो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, अब हम एस्टिमेटेड डेटा मान लेते हैं, 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। 50,000 में से 25 के आ गए हमारे शिफ्ट 1 में, 25 के आ गए हमारे शिफ्ट सेकंड में। अब यूजीसी का एनटीए का जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को पास करने का, वो है 6% का, कि इसमें से 6% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होंगे। हालांकि हो सकता है ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए, क्योंकि उनका टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, टोटल स्टूडेंट्स जितने भी अपीयर्ड होंगे उसका 6% वो पास करेंगे। तो हम मान सकते हैं 6% यहाँ पे लगा लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहां से कितने विद्यार्थी पास होने हैं, 3,000 पास होने हैं। तो 3,000, 1500 शिफ्ट यहां से पास होंगे शिफ्ट 1 से, और 1500 ही शिफ्ट सेकंड से पास होंगे। अब मान लो यहाँ पे टॉप जो 1500 स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर 60% से अबो है, ठीक है, 60% से अबो है। और यहाँ पे टॉप 1500 ऐसे हैं जिनका 58% से अबो है, तो यहाँ पे 58% वाला भी पास होगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ 60%, यहाँ पे 59% वाला बच्चा पास नहीं होगा शिफ्ट 1 से। अब ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, ये मैं आपको एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे मैंने आंकड़ा लिया है एक बार समझाने के लिए आपको, ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, दोनों शिफ्ट से इक्वल स्टूडेंट्स को ही पास किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया तो बच्चों के नंबर कम आए हैं तो सिर्फ वो टॉप वाले पास होंगे, इसमें कम नंबर वाले भी पास हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो यहां से भी 1500 पास होने के लिए जाएंगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ऐसे होता है। और आपका रिजल्ट जो है वो आएगा परसेंटाइल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ एक बार ये देख लो, सेकंड शिफ्ट में ना इवनिंग में ये पोएम है लीनिंग इनटू द आफ्टरनून, ये वाली पोएम है पैब्लो नेरुदा की, इन्होंने पोएम लिखी है। ये वाला स्टेंजा जो है आया था, इससे 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और इसमें आई कास्ट माई सेड नेट्स, ये वाले जो इन्होंने सिंबल यूज किए हैं, टुवर्ड्स माई ओशन आईज, ये वाले, देयर इज हाईएस्ट ब्लेज माई सॉलिट्यूड लैंगन्स फ्लेम द आर्म्स टर्निंग लाइक ड्रॉविंग मैन्स, यहाँ पे लॉन्गिंग लव एंड डी सेपरेशन की बात की गई है, ठीक है। इसमें ये अपनी बिलव्ड के बारे में बात कर रहा है, लॉन्गिंग लव और डी सेपरेशन के ऊपर ये जो थीम है इसकी पोएम की, पैब्लो नेरुदा ने इसको लिखा है। तो ये आप पढ़ सकते हो एक बार, ये वाला स्टेंजा आया था जहां से 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहे हैं बहुत आसान थे, मिल गए थे। और जो पैराग्राफ है वो भी इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। हम बात करेंगे अब कट ऑफ के बारे में, ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए शिफ्ट 1 और 2 दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट जो है वो ज्यादा मुश्किल थी, तो यहां से बच्चों के नंबर जो हैं वो थोड़े से कम आने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ध्यान रखना। हो सकता है 2 या 3 नंबर का फर्क पड़े, यानी कि 1% का भी फर्क पड़ता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा इस चीज का। तो अभी वैसे कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, बाकी जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की 58 to 60% के आसपास रहेगी, और ओबीसी की इससे 2-3% नीचे हो सकती है, और जो SC ST है उनकी 2-3% और नीचे चली जाएगी। तो अभी वैसे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कितनी रहेगी, क्योंकि वो तो अब किसके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड हम बोल सकते हैं कि अंदाजा है ये कि इतनी जा सकती है, बाकी तो जब आपकी आंसर की आ जाएगी तभी सारी चीज़ों का पता चलेगा। ठीक है, तो ये था आज का। बाकी बहुत फैली हुई बातें हैं, बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में ना रखें। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, वो अपनी दिसंबर की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें ऑनलाइन। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको कोर्स मिल जाएगा। हमने 250 प्लस जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए, आपका टाइम बचेगा इसमें, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस PYQs की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे बताए थे जो बिल्कुल एज इट इज डायरेक्ट आए हुए हैं पेपर में। जिन राइटर्स की मैंने डेट्स याद करने के लिए दी थी, एग्जैक्ट वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी जो वैलिडिटी रहेगी इसमें 1 साल तक रहेगी, और ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। और हर एक चीज, ये मेरी 100% गारंटी है, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट ढंग से कर लोगे तो आपका नेट JRF 100% गारंटी के साथ होगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम वेट नहीं करेंगे, अपनी क्लासेस जो है वो अभी मैं YouTube पे भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ। PYQs भी मैं अभी डाल रहा हूँ, तो वो भी कंटिन्यूसली हम करेंगे अभी। तो कल से क्लासेस फिर से स्टार्ट है ऑफलाइन की। तो ठीक है, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, और साथ में YouTube पे भी आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।